बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम अली है। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता हूँ। महीने की अच्छी आमदनी हो जाती है। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उनकी वफात के बाद मेरे चचा ने ही मुझे पाला पोसा और मेरी तरबियत की। मुझे पढ़ा लिखा कर इस मकाम तक पहुँचाया। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने मुझे अपनी औलाद मान लिया। चाची एक माँ की तरह ही मेरा ख्याल रखती थी और चाचा बाप की तरह। मैं इनके साथ बहुत खुश था। कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे वालिदैन नहीं हैं। खानदान भर में सब चाचा चाची की मिसालें देते थे कि असल रिश्ते का हक तो इन दोनों ने अदा किया है। आज मैं जिस मकाम पर था, इन दोनों की वजह से ही था। मैं खुद से बढ़कर इनका ख्याल रखने की कोशिश करता था। मेरी पूरी दुनिया मेरे चाचा चाची ही थे। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद जब मैंने जॉब की तलाश शुरू की तो चाचा ने अपने एक दोस्त से बात करके मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा दी। तरक्की के मनाजिल तय करते करते मैं एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया। अब पूरे घर का खर्चा मैं ही उठाता था। चाचा से मैंने कह दिया था कि अब आप घर बैठ जाएं। सारी जिंदगी आपने मुझ पर खर्च किया है, अब मेरी बारी है कि आपको सुकून दूं। मेरी बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए, वरना लोग इनसे कहते थे कि जब बड़ा होगा तो आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। अपनी औलाद अपनी होती है, दूसरों की औलाद कभी भी अपनी नहीं बनती है। इस तरह की कई बातें लोग मेरे चाचा चाची को सारी जिंदगी कहते रहे थे, लेकिन दोनों ने लोगों की बातों को नहीं सुना। मैं कभी अपने चाचा और चाची को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी की सबसे पसंदीदा शख्सियत ही मेरे वालिदैन की मानिंद चाचा चाची को तकलीफ से दो चार करेगी। हम मुल्तान के एक छोटे से इलाके में रहते हैं। यूँ तो हमारा शहर काफ़ी बड़ा है, लेकिन जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पर इतने घर वगैरह नहीं बने हुए। गैराबाद शुदा इलाका है। चाचा ने अच्छे वक्तों में यहाँ पर अपना घर बना लिया था, इसीलिए कभी किराए के घरों में धक्के खाने की नौबत नहीं आई। गर्मियों में हम सहन में चारपाई बिछाकर सो जाया करते थे, या कभी कभी मैं छत पर भी जाकर सो जाता था। चाची को बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए सहन में तरह तरह के पौधे लगा रखे थे। जामुन और आम के दरख्त भी लगे हुए थे। वो हमेशा ताज़ा सब्जी बनाती थीं। उन्होंने क्यारी में कई तरह की सब्जियां उगा रखी थीं। जब भी खाना बनाना होता ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़ती और बनाती, जो कि बहुत ही लजीज लगती थीं। मैं और चाचा तो चाची के हाथों के खाने के दीवाने थे। इन जैसा जायका शायद ही किसी के हाथ में हो, और इनके हाथ की बिरयानी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। वैसे पंजाब में ज़्यादातर पुलाव पसंद किया जाता था, लेकिन चाची कराची से शादी होकर आई थी, इसीलिए बिरयानी तो उनकी घुट्टी में थी। रमज़ान के दिनों में हम इफ्तारी बनाकर पूरे मोहल्ले में बांटा करते थे, और एक दिन पूरे मोहल्ले की घर पर दावत भी करते थे। लोगों को खाना खिलाना चाची को बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं अक्सर इनसे कहता था कि किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर एक प्रोफेशनल शेफ़ बन जाएं। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन वो मेरी बात पर हंस देती थीं और कहती, ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। वो हमेशा बहुत ही सादा रहती थीं। अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद मैंने कभी इन्हें महंगे महंगे जेवर पहनते नहीं देखा था। मैं और चाचा हर महीने एक बड़े जनरल स्टोर से जाकर घर का सौदा सर्फ खरीद लाते थे। चाची हमें सौदे की एक लंबी लिस्ट थमा देती थी। चाचा अक्सर गुस्सा करते थे कि हम 3 लोग हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ों का करेंगी क्या, लेकिन चाची को नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इनके पास खाना पकाने की तरकीबों वाली बहुत सी किताबें रखी हुई थीं। वो रिसाले पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौकीन थीं। महीने के शुरू में मेरी ड्यूटी होती थी, जाकर अखबार वाले से डाइजेस्ट लेकर आता था और चाची को देता था। चाची को डाइजेस्ट पढ़ने की आदत थी, तो उनके साथ साथ मुझे भी हो गई। अब जब भी मैं इनके लिए डाइजेस्ट लेने जाता तो आधा डाइजेस्ट रास्ते में ही पड़ जाता। चाचा मुझे कहते, तू औरत है जो लड़कियों वाली चीज़ें पढ़ता है। मैंने कहा, इसमें औरतों वाली क्या बात है, इससे औरतें मर्द दोनों पढ़ सकते हैं। न जाने कब डाइजेस्ट पढ़ते पढ़ते मुझे लिखने का शौक भी चढ़ गया, लेकिन इन डाइजेस्टों में ज़्यादातर ख़वातीन राइटर से लिखा करती थीं, इसलिए मैंने बहुत बार अपनी तहरीर लड़की के नाम से भिजवाकर शाया भी करवाई। चाची को इस बारे में पता था, लेकिन चाचा इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे।
गुजरते वक्त के साथ साथ वो बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी चाकू चौबंद थे। सुबह सवेरे उठते, नमाज वगैरह पढ़कर टहलने निकल जाते और मोहल्ले के बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद घर आकर नाश्ता वगैरह करते। मैं इनसे कहता था कि इस उम्र में इतना मत बाहर आया जाया करें, घर पर रहकर आराम किया करें, लेकिन इनका कहना था कि काम तो मुझे करने नहीं देते हो, तो अब मैं पूरा दिन बैठकर बोर ही होता हूँ, इसलिए बेहतर है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दिया करो। जब तुम बूढ़े होगे तब तुम्हें समझ आएगी कि बिना काम काज के रहना कितना मुश्किल हो जाता है। एक इंसान जिसे सारी जिंदगी काम करने की आदत हो, उसके लिए फारिग रहना एक अजाब ही है। मैं चाचा की बात सुनकर हंस देता था। बहरहाल ये तो पक्का था, मैंने इन्हें कोई काम करने नहीं देना था। चाची का मैका यहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए साल में 1-2 बार चाची महीने भर के लिए वहाँ रहने चली जाती थी। कभी कभी मैं भी इनके साथ जाता, लेकिन जब से जॉब लगी थी टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन चाची ने मुझसे कहा कि मेरी भतीजी की शादी है, अब तो तुझे लाजमी मेरे साथ चलना ही होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ऑफिस से छुट्टियां ले लेता हूँ, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रुक सकूंगा। आप वहाँ पर रुक जाना, मैं दोबारा आकर आपको ले जाऊंगा। चाची बोली ठीक है, चल 1 हफ्ता भी बहुत है, वहाँ पर सब तेरा पूछते रहते हैं। मैं बचपन से चाची के मैके जाता था, इसलिए सब मुझे अच्छे से जानते थे। बेशक मेरा इन लोगों से कोई खूनी रिश्ता नहीं था, मगर खूनी रिश्तों से बढ़कर ही थे वो मेरे लिए। सब बहुत ख्याल रखते थे और मैं सबका लाडला भी था। मैंने ऑफिस से झट छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया। खुद मैं भी काम से थोड़े दिन के लिए छुट्टी चाहता था। हमने सामान वगैरह बांधा। चाची ने हस्बे आदत बहुत सी चीज़ें बना ली जो वो वहाँ जाकर सबको देती थी। चाची का मैका गांव में था और गांव की हरियाली देखे तो मुझे एक लंबा अरसा गुजर गया था। सर्दियों का मौसम था। चाची ने ख़ास तौर पर मुझे ताकीद की थी कि गर्म कपड़े अपने साथ रख लेना। मैंने 3-4 स्वेटर अपने बैग में पैक कर लिए। चाचा और चाची का सामान भी तैयार था। सुबह सुबह हमने निकलना था। मैंने अपने तमाम ज़रूरी काम निपटाए। यहाँ से हम गांव जाने वाली बस पर बैठने के लिए 7 बजे ही घर से निकल गए थे। हमने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि गांव से फ़ोन आया था कि नाश्ता यहीं पर आकर करना। तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग गांव पहुंच गए। बस स्टॉप पर हमें लेने के लिए चाची के भतीजे आए हुए थे। उनके साथ उनकी गाड़ियों में बैठकर एक घर तक आए। यह हवेली नुमा ही घर था और मुझे बचपन से यहाँ आना बहुत पसंद था। बिल्कुल वैसा घर जैसा कहानियों में होता है। सब हमारे इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। मैं इतने अरसे बाद आया था, इसलिए हाथों हाथ लिया गया। वो बच्चे जिनके साथ मैं बचपन में खेलता था अब काफ़ी बड़े हो गए थे। और चाची की भांजी जिसका नाम निम्रा था, इसे देखकर तो मैं चंद पल पहचान नहीं पाया। मैंने चाची से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा क्या तुम भूल गए हो, याद नहीं, ये निम्रा है। इनकी बात पर मैंने दोबारा से सर से पांव तक घूर कर देखा। मैं निम्रा को देखकर हैरान रह गया। बहुत छोटी सी थी तब देखा था। इतनी मोटी होती थी कि मैं और बाकी बच्चे इसे मोटी मोटी कहकर छेड़ते थे, लेकिन अब वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। ऊपर से बन संवर कर रहती थी तो 4 चांद लग जाते थे। इसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने चाची से सरगोशी में पूछा, चाची क्या ये वही निम्रा है जो बचपन में इतनी मोटी होती थी और हर वक्त खाती रहती थी? तो चाची ने मुझे एक थप लगाते हुए कहा, शर्म कर, बचपन की बात है, बचपन में ही छोड़ दे। अब देखो कितनी प्यारी हो गई है। तो मेरी भांजी के बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकता है? अगर इसने सुना ना, फिर देखना कितना हंगामा मचाएगी। गुस्से की बहुत तेज है। गुस्सा इसका अब भी बचपन वाला ही है। मैंने आंखें से डरने की एक्टिंग की तो चाची हंसकर रह गईं। सबसे मिलकर हम हॉल में आकर बैठ गए। चाची का मैका काफ़ी बड़ा था और सब मिलजुल कर हम हॉल में आकर बैठ गए। चाची का मैका काफ़ी बड़ा था और सब मिलजुल कर ही रहते थे। यहाँ पर सारे कमरे बड़े बड़े बने हुए थे और ये मरकज़ी हॉल था जहाँ पर तमाम लोग मिल बैठकर बातें वगैरह किया करते थे। मैंने चाची से कहा कि मैं अब फ्रेश होकर आता हूँ। तो वहाँ बैठी चाची की बड़ी भाभी ने अपनी बेटी अफशा से कहा,
कि बेटा भाई को इसका कमरा दिखा दो। अफशा इनकी सबसे छोटी बेटी थी, शायद अभी 8वीं जमात में पढ़ती होगी। वो मुझे अपने साथ लिए ऊपर वाली मंजिल पर आ गई और एक कमरे की तरफ इशारा करके कहने लगी, भाई ये वाला आपका कमरा है। मैं जाकर बड़े भैया से कहती हूँ, आपका सामान ऊपर छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं बेदिहानी में दरवाज़ा खोला और अंदर आया तो फौरन से चौंक गया, क्योंकि सामने ही निम्रा खड़ी थी और बेड की चादर बदल रही थी। इसे देखते ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे मुस्कुराता देखकर वो फौरन से पांव पटकती हुई बाहर निकल गई। सब मुझसे मिल रहे थे, लेकिन वो मुझसे अब तक नहीं मिली थी। उसकी इस हरकत पर मैं हंस कर रह गया। गुस्सा तो बचपन ही से इसकी नाक पर बैठा रहता था। चाची ने सही कहा था, वो अब भी खुसीली है। मैंने मुंह हाथ वगैरह धोया और वॉशरूम से बाहर आया तो देखा मेरा सामान कमरे में पड़ा हुआ था। थी तो वैसे वो चाची की सुतेली बहन की बेटी, लेकिन उसने नए नक्श चाची से ही चुराए थे। मैं नीचे आया तो नाश्ता तैयार था। देसी घी में तले पराठे देखकर मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। साथ में गांव के ताज़ा दूध की चाय थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। गरम गरम चाय पी तो मुझे सुकून मिला। हालांकि इन महीनों में गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन मौसम अचानक बदल जाने की वजह से हर तरफ खनकी फैली हुई थी। लेकिन ये सर्दी भी भा रही थी। नाश्ते के बाद लड़कों ने मुझसे कहा कि चलो हम खेतों वगैरह में घूम कर आते हैं। मैंने शॉल ओढ़ ली और उनके साथ गांव घूमने निकल गया। हर तरफ सब्जा ही सब्जा फैला हुआ था। गांव घूमते फिरते मुझे दोपहर हो गई तो मैं घर वापस आ गया। वहाँ मैं जितने दिन ठहरा खूब मज़े किए। वापस आकर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरे दिल में एक तस्वीर छप सी गई थी और वो थी निम्रा की तस्वीर। न जाने वो मुझे इतनी पसंद क्यों आ गई थी। इन्हीं दिनों चाची ने मेरी शादी की बात छेड़ दी तो मैंने इन्हें निम्रा के बारे में सोचने को कहा और कहा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। मैंने चाची से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो भी खुश हो गई और कहने लगी, मैं भी हमेशा से ही निम्रा को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है, इसलिए डरती थी। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुमने भी मेरी पसंद को ही पसंद किया है। बस अब मैं जल्दी से तुम्हारे चाचा से बात करके अपनी बहन के कान में बात डाल देती हूँ और जैसे ही निम्रा के पेपर होते हैं हम बाकायदा शादी की बात करने चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन हरगिज़ हमें इनकार नहीं करेगी। वैसे भी तुम इतने अच्छे और काबिल लड़के हो, तुम्हें कौन इनकार कर सकता है। चाची के हाँ कहने पर मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बिना किसी मसले के मुझे मेरी पसंद की लड़की मिलने वाली थी। रात के खाने के बाद चाची ने मेरे सामने ही चाचा से इस बात का जिक्र किया। चाचा ने मुझसे कहा, क्या तुम राज़ी हो? मैंने कहा, जी मेरी भी पसंद शामिल है। तो वो बोले, ठीक है फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। चाची बोली, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं पहले अपनी बहन से बात करती हूँ। जैसे ही लड़की के पेपर होंगे फिर हम जाकर बाकायदा रिश्ता मांगेंगे। चाचा ने कहा, ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे कर लो और लड़की की रजामंदी भी पूछ लेना। मुझे यकीन था कि वो मुझे ज़रूर पसंद करेगी। बेशक वो मुझसे गुस्सा रहती थी, लेकिन हो सकता है कि दिल दिल में मुझे पसंद करती हो। मूवीज़ में तो ऐसा ही होता है कि लड़की ऊपर ऊपर से ना करती है लेकिन अंदर से खुश होती है। खैर ये बात तो जब चाची करेंगी तभी पता चल जाएगा वो इस रिश्ते पर राज़ी है या नहीं, और अगर वो हाँ कर दे तो फिर जल्द ही मैं शादी के लिए जाऊंगा और इसे अपना बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले आऊँगा। मैं छत पर चारपाई बिछाए लेटा नीले आसमान को देखते हुए अपनी आंखों में कई ख्वाब बुन रहा था। सुबह ऑफिस गया तो हद से ज़्यादा खुश था। मेरा इतना खुशगवार मूड देखकर ऑफिस में भी सब हैरान हो रहे थे और पूछ रहे थे, क्या हुआ, कोई लॉटरी निकल आई है? जब मेरे दोस्त ने ये बात कही तो मैंने इससे कहा कि लॉटरी से भी बड़ी चीज़ है। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करने वाला हूँ और मेरे घर वाले भी राज़ी हैं। ये बात सुनकर वो बोला, ओहो ये बात तू अब मुझे बता रहा है, लेकिन सुन इस रिमशा का क्या होगा? मैंने कहा, कौन रिमशा? तो वो बोला, वो ही हमारे ऑफिस वाली। इसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि ये बात पूरा ऑफिस जानता था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन मैंने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की और ना ही कभी इससे इस तरह बात की कि वो ऐसा कुछ सोचे। ये सारा कुछ सिर्फ इसकी तरफ से ही था। वो जानती थी कि मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ख्वाब बुनती रहती थी।
मैंने दोस्त से कहा कि देख, मैंने कभी इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और ना कभी इस चीज़ में इसका साथ दिया है। वाकई इसकी मर्जी है। मुझे निम्रा पसंद है और मैं इसी से शादी करूँगा। मेरा दो टूक जवाब सुनकर दोस्त भी खामोश हो गया। कुछ ही देर में पूरे ऑफिस में ये बात गर्दिश करने लगी, क्योंकि मेरे दोस्त के पेट में कोई बात टिक जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं था। उड़ती उड़ती खबर रिमशा तक भी पहुंच गई। अगले कई दिन तक वो सूजी आंखें लिए घूमती रही। मुझे दिल में कहीं अफसोस तो हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो लड़की बहुत अच्छी थी और काम भी बहुत अच्छा करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं ज़बरदस्ती इसे सिर्फ हमदर्दी के बिना पर अपना लेता या कुछ दिन इसके साथ इस रास्ते पर चलकर छोड़ देता। मैं इस किस्म का लड़का हरगिज़ भी नहीं था। दोस्तों के जज्बात से खेलना मुझे पसंद नहीं था। बेशक मैं इसके जज्बात ख़त्म नहीं कर सकता था, लेकिन इनमें इसका साथ देकर इन्हें बढ़ा नहीं सकता था। मेरा दिल और ज़मीर दोनों ही मुतमईन थे। कुछ दिन बाद चाची ने बताया कि निम्रा के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इसके घर जाकर बाकायदा रिश्ता मांग सकते हैं। चाची पहले ही इसकी माँ से बात कर चुकी थी और वो लोग भी राज़ी थे। हमने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया और मिठाई के टोकरे वगैरह लेकर एक दिन उनके घर चले आए। आगे हमारा अच्छा इस्तकबाल किया गया, लेकिन मैंने देखा कि निम्रा की नाक पर अभी भी गुस्सा था। मैंने चाची से पूछा कि आप इनसे कन्फर्म कर लें कि लड़की राज़ी है या नहीं। जब इसके माँ बाप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो राज़ी है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार लड़की से बात कर सकता हूँ, तो मुझे इजाज़त मिल गई। मैंने निम्रा से जाकर बात की, उससे साफ साफ पूछा क्या तुम इस रिश्ते पर राज़ी हो। तो वो चंद पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली हाँ मैं राज़ी हूँ। इसकी लहजे में अजीब सी चुभन थी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दी। शायद किसी वजह से नाराज़ हो या बचपन में इसे मोटी कहता था, इस वजह से इसने मुंह बनाया हो। यही सब सोचकर मैं खामोश हो गया। पहले ही दोनों तरफ से हाँ थी, इसलिए जल्द से जल्द रिश्ता पक्का कर दिया गया। चाची तो अपने साथ अंगूठी भी लेकर गई थी। लड़के और लड़की को अंगूठी पहनाई गई और फिर हमने वापसी का सफ़र लिया। सारा सफ़र बहुत खुशी भरा गुजरा। हम सब इसी बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन रह रहकर मुझे निम्रा का रवैया चुभ रहा था। फिर मैंने अपना सर झटक दिया कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। अगले दिन मैंने अपनी मंगनी तय हो जाने पर पूरे ऑफिस में मिठाई बांटी। मैं जब रिमशा के पास मिठाई लेकर गया तो उसने बिना मेरी तरफ देखे चुपचाप मिठाई उठा ली और धीरे से कहा मुबारक हो। इसके लहजे में लर्जिश थी। मैं नादिम से अपने दोस्त के पास आकर बैठ गया। उसने दूर से देख लिया था, फिर बोला क्या तुम पछता रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की, इसलिए मैं बिल्कुल भी पछता नहीं रहा। लेकिन हाँ, मुझे अफसोस ज़रूर हो रहा है। काश वो ऐसे जज्बात अपने अंदर उभारती ही नहीं। शाम को मैं घर वापस आया तो चाची बैठी कोई लिस्ट बना रही थी। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? तो वो बोली अब मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं लिस्ट बना रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं। मैं चाहती हूँ कि बस सब जल्द से जल्द बहू घर ले आऊँ और वो अपना घर खुद संभाले। मैंने हंसते हुए कहा तो क्या आप अब रिटायरमेंट लेने का सोच रही हैं? मतलब आप बूढ़ी हो गई हैं? तो वो बोली चल हट, बूढ़े हो मेरे दुश्मन, अब भी मैं हट्टी कट्टी हूँ, सारे काम कर सकती हूँ। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मेरी दुआ है कि तू बहुत ज़्यादा खुश रहे और अपने बच्चों की खुशियाँ भी देखे। फिर मैं उठकर अंदर आ गया। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो कोई मैसेज नहीं था। मुझे लगा था कि मंगनी तय हो जाने के बाद ही सही, लेकिन वो मुझसे राब्ता ज़रूर करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और अब मैं बिल्कुल मायूस हो गया था। एक दो बार मैंने खुद से भी इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन पहले तो वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रही थी, और अगर उठा लेती तो 1 मिनट बाद ही कॉल कट कर देती और कहती कि मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ। मैं इस शक में पड़ गया कि वो इस रिश्ते पर राज़ी भी है या नहीं, लेकिन उसने खुद मेरे सामने हाँ कही थी, तो फिर अब क्या मसला है, मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दिन मैं चाची के साथ इनके घर चला गया। मैंने दोबारा से बात करने की कोशिश की तो वो बोली ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही मसरूफ़ रहती हूँ। अम्मा ने कहा है कि शादी होने वाली है तो घरदारी सीख लो। साफ लग रहा था कि वो बहाना बना रही है।
बहुत बार कुरेदने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, तो मैं भी चुप होकर रह गया कि शायद मैं ख्वामखा में ही वहम पाल रहा हूँ, शायद इसके साथ कोई और मसला हो। इन्हीं सोचों में कई दिन गुजर गए। एक दिन चाची ने मुझसे कहा कि बेटा, अब मैं सोच रही हूँ कि शादी की तारीख ले लेते हैं, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा जैसा आपको बेहतर लगे, आप चाचा से बात कर लें। फिर सबने मिलकर ये तय किया कि अगले हफ्ते ही इनके घर तारीख लेने चले जाते हैं। हम वहाँ गए और उनसे बात की तो ये तय पाया कि ठीक 2 महीने बाद शादी कर दी जाएगी। बीच में रमज़ान पड़ रहा था तो सोचा था कि ईद के 1 हफ्ते बाद की तारीख रखी जाए। चाची को तो ये 2 माह भी बहुत कम लग रहे थे। इनका कहना था कि तैयारी करने के लिए वक्त बहुत कम है, लेकिन मैंने और चाचा ने इन्हें समझाया कि इतना भी वक्त नहीं लगता है, और वैसे भी आप तो कब से तैयारियां कर रही हैं, अब और ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं। हमारे समझाने पर वो मान गईं। फिर भी मुझे और चाचा को कोई ना कोई चीज़ लाने के लिए एक लंबी लिस्ट पकड़ा देती। खैर इनके अरमान थे, इसलिए हम दोनों चुपचाप जाकर इनकी मतलूबा चीज़ें इन्हें ला कर देते थे। लड़की के लिए जेवर वगैरह भी बनवा लिया था। मेरे ददियाल वालों ने शादी के बारे में सुनने के बाद शिकवा करना शुरू कर दिया कि आप वहाँ पर क्यों शादी कर रहे हैं, हमारे ख़ानदान में भी बहुत लड़कियाँ हैं। लेकिन चाचा ने कहा कि ये इसकी पसंद है, इसलिए हम वहीं कर रहे हैं। इस बात ने सबके मुंह बंद करवा दिए, क्योंकि ये बात तो सब जानते थे कि चाचा मेरी पसंद के खिलाफ नहीं जाते हैं। तैयारियों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैं दूल्हा बनकर बहुत ही खुश लग रहा था। ऑफिस के बहुत से दोस्तों को मैंने शादी में बुलाया था। हम धूमधाम से बारात लेकर लड़की वालों के घर चले गए। वहां पर भी शादी का समा बंधा हुआ था। एक अफरा तफरी मची हुई थी। मुझे जाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। शादी का इंतज़ाम करके लॉन में ही किया गया था, जो कि काफ़ी वसीअ अरीज़ था। सबसे पहले निकाह पढ़ाया गया। इजाबो कबूल के बाद छुआरे बांट दिए गए। फिर दुल्हन को मेरे बराबर लाकर बिठा दिया गया। वो जब चलती हुई आ रही थी तो मैंने नज़र उठा कर देखा और मेरी नज़रें वहीं जमकर रह गईं। वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि दुल्हन के रूप में वो बिल्कुल परियों की तरह दिखेगी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे छू लो तो मैली हो जाएगी। मैं जैसे खो सा गया था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि होश में वापस आ जा, तेरी ही है, बाद में देख लेना। उसके कहने पर मैंने फौरन इधर उधर देखा तो सब मेरी तरफ ही मायने खेज नसों से देख रहे थे। मैं फौरन से झेप गया। थोड़ी देर बाद खाना खोल दिया गया। सब खाने में मसरूफ़ हो गए तो मैंने झुककर इसके कान में कहा, तुम कैसा महसूस कर रही हो? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप बैठी रही। मुझे लगा शायद दुल्हन बनकर शर्मा रही हो। मैं नहीं जानता था कि इसका दिल इससे क्या कह रहा है, लेकिन दुल्हा बनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। वो मेरी हो चुकी थी और इससे ज़्यादा खुशी मुझे किस बात की होती। थोड़ी देर बाद चाची ने कहा कि अब हम चलते हैं, क्योंकि जाते जाते भी टाइम लगेगा। रुखसती के वक्त वो अपनी माँ के गले से लगकर खूब रो रही थी। मुझसे इसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। हम घर वापस आए तो बहुत सी रस्में की गईं। चाची ने अपने सारे अरमान पूरे किए। आज तो वो बहुत ज़्यादा खुश थीं और मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद दुल्हन को कमरे में ले जाया गया और मुझे मेरे दोस्तों ने घेर लिया। बहुत ही मुश्किल से मैं इनसे जान छुड़वा कर ऊपर आया तो देखा वो बेड पर ही मेरा इंतज़ार करते करते सो गई थी। मैंने इसे तंग करना मुनासिब नहीं समझा और अपने कपड़े वगैरह चेंज करने लगा। वो दुल्हन के कपड़ों में सोई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगली सुबह मेरी आँख काफ़ी देर से खुली। मैंने फ़ौरन से अपने पहलू में देखा तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। सामने नज़र उठाई तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बालों को कंघी कर रही थी। मैं चुपके से उठकर इसके पीछे आ खड़ा हुआ और इसके कान में धीरे से कहा कि शादी के बाद पहली सुबह मुबारक हो। शीशे में इसका अक्स नजर आ रहा था। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बाहर दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन चौंक कर सीधा हुआ। मैंने इससे कहा कि तुम दरवाज़ा खोलो, मैं फ़्रेश होता हूँ। मैं जानता था कि बाहर तमाम कज़न्स वगैरह होंगे। कुछ देर बाद हम नीचे आए और नाश्ता वगैरह किया। पूरा दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा। मेहमान वगैरह आ जा रहे थे। इस गहमा गहमी में मुझे याद ही नहीं रहा
कि मैंने इसे शादी का तोहफा तो दिया ही नहीं। वैसे भी मुंह दिखाई हुई कहाँ थी। लेकिन मैं सुबह भी इसे देना भूल गया था। मेहमानों से फारिग होकर मैं ऊपर अपने कमरे में आया तो वो जाग रही थी। मैंने दराज की साइड से एक डब्बा निकाला और इसे इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें एक बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट था। मैंने ब्रेसलेट निकालकर इसके हाथ में पहनाया। वो इसकी कलाई में सजकर और खूबसूरत लग रहा था। इस ब्रेसलेट में नन्हे नन्हे हीरे लगे हुए थे। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो वहां खुशी फैली हुई थी, यानी कि इसे पसंद आया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे साथ सारी जिंदगी खुश रहेगी। वलीमे के बाद मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके जाने लगे। मैंने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा छुट्टियां मुझे मिलना मुमकिन नहीं थी। जिंदगी वापस मामूल पर आई। वो चाची के साथ घर के काम में हाथ बटाती थी। मुझे अच्छा लगता था जब वो पूरे घर में इधर उधर घूमती फिरती और पूरे हक से हर काम करती। इसकी चूड़ियों की खनखनाहट मुझे बहुत भाती थी। खानदान में अक्सर हमें दावत पर बुलाया जाता था। ये सिलसिला थमा तो मुझे एक और खुशखबरी मिली। वो हामला थी। ये सुनकर तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। चाचा चाची भी बहुत ज़्यादा खुश थे। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि घर के कामकाज मत करो, मैं घर में एक मासी रख देता हूँ। तो निम्रा कहने लगी, ठीक है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं खुद मासी कोई ना कोई ढूंढ लूँगी। सामने वालों के घर में कोई काम करने आती है, इससे बात करूँगी कि वो कुछ घंटों के लिए यहाँ पर भी आ जाया करे। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। चाची ने भी कहा, यही बेहतर रहेगा। उसने खुद ही बात करके मासी रख ली। मैं सुकून में था कि चलो निम्रा को आराम मिल गया है। एक दिन चाची ने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रही हूँ, निम्रा को भी अपने साथ ले चलती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। चाचा भी इनके साथ ही जा रहे थे। वो सब गांव चले गए और पीछे मैं ऑफिस के कामों में मसरूफ हो गया। काम करने वाली के पास रहने को कोई घर नहीं था, इसलिए वो हमारे साथ हमारे घर पर ही रहती थी। शुरू में वो कुछ घंटे काम करती थी, लेकिन बाद में निम्रा ने कहा कि उसे रहने की जगह चाहिए, हम इसे अपने पास रख लेते हैं और हमारा भी काम हो जाएगा। तो मैंने इसे इजाज़त दे दी थी। वो सुबह सवेरे मेरे लिए नाश्ता वगैरह बनाकर रख देती थी। कभी मेरी बराह रास्त इससे कोई बात नहीं हुई थी, ना ही मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता था। बस निम्रा से ही सुना था कि वो एक अच्छी और ज़रूरतमंद लड़की है। मुझे अच्छा लगा कि मेरी बीवी दूसरों के साथ हमदर्दी करने वाली औरत है। ऐसी ही हमसफ़र तो मुझे चाहिए थी। खैर, एक दिन बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ। उस दिन मैं थका हुआ ऑफिस से घर आया था। एक कप चाय बनाई और पीकर सर दर्द की दवा लेकर सो गया। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी सो गया, वरना आमतौर पर मैं 11-12 बजे से पहले नहीं सोता था। और अभी सिर्फ 8 बजे थे। काफ़ी गहरी नींद सोया और सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई। मैंने फौरन से मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। सर दर्द गायब था। मैं अंगड़ाई लेता हुआ सीधा हुआ तो ये देखकर एकदम से मेरे हलक से चीख निकल गई कि मेरे बिल्कुल करीब कोई लेटा हुआ है। घर पर कोई था ही नहीं, तो ये मेरे करीब कौन है? मैंने फौरन से उठकर लाइट जलाई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि मासी ही लेटी हुई थी। ये मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है और आखिर ये आई कहाँ से? मैं तो कमरे को लॉक करके सोया था। मैंने फटाफट आगे बढ़कर इसे उठाया। पता नहीं वो कितनी गहरी नींद में थी। मैंने झंझोड़ा तो वो उठकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बिस्तर पर क्यों हो? और आखिर तुम मेरे कमरे में आई कैसे? मैं मुसलसल इससे सवालात ही किए जा रहा था। तभी वो बोली, आप ही तो रात को मुझे लेकर आए थे अपने कमरे में। मैंने कहा, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, रात में जल्दी सो गया था और बाहर तो मैं निकला ही नहीं हूँ। तो वो बोली, साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, आप ही तो लाए थे, आपको कुछ भी याद नहीं है जो कुछ हुआ? उसकी बात मेरे कदमों तले से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी थी। मैंने फटाफट इसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मुझे हरगिज़ भी यकीन नहीं था कि मैंने ऐसा किया है। मैं तो आमतौर पर लड़कियों से बात तक नहीं करता था। ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं इस मुलाजमा की ही तो चाल नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे खुद पर बहुत भरोसा था। मैं अपनी बीवी को पसंद करता था
और इसका वफादार था। कुछ दिन बाद ही निम्रा चाचा चाची वापस आ गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक से इनसे बात भी नहीं कर पाया। चाची ने मेरा रवैया देखा तो मुझसे कहा कि क्या हुआ है, किस बात से परेशान हो। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। मुझे डर लग रहा था कि अगर मासी ने इनमें से किसी को कुछ बता दिया तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। जब मैं ही कुछ नहीं जानता तो मैं अपनी सफाई कैसे दूंगा। और वैसे भी निम्रा जिस हालत में थी, इस वक्त अगर ऐसी कोई बात सामने भी आती तो इसे शदीद ज़हनी झटका लग सकता था। इसीलिए मैंने मासी को धमकाया और कहा कि अपने मुंह से एक लफ्ज़ मत निकालना। मैं बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार था। चाची ने लाख बार मुझसे पूछना चाहा, लेकिन मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। बताता भी तो क्या कि मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था और उठा तो देखा मासी मेरे साथ थी। कुछ दिन बाद असल कयामत तो मुझ पर इस वक्त टूट पड़ी जब मासी भागते भागते मेरे पास आई और बोली, साहब मैं हामला हूं। मैंने कहा तो मुझे क्यों बता रही हो, मेरा इस बात से क्या लेना देना। तो वो बोली, आप अच्छे से जानते हैं, उस दिन आपके साथ ही मैं सोई थी। मैंने कहा लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, तुम खुद से बातें बना रही हो, पता नहीं किसके बच्चे को मेरा बच्चा कह रही हो। तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं घर में सबको इस बारे में बता दूंगी और कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, सब मेरी बात का यकीन करेंगे। इसकी धमकी देने पर मैं फौरन से डर गया और बोला, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। ऑफिस में भी पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं इसे हमल ज़ाया करने वाली दवा दे दूँ। इसी ख्याल के तहत वापसी पर मैं मेडिकल स्टोर गया और वहाँ से एक दवा लेकर आ गया। जब सब सो गए तो मैंने दूध के गिलास में इस दवा को डाला और किचन में रख दिया ताकि मासी किचन में आकर वो पी ले। अभी मैं कमरे में जाने के लिए मुड़ा था, तभी दरवाजे पर खड़ी निम्रा नजर आई। मैं अंदर से डर गया कि कहीं उसने मुझे इसमें कुछ मिलाते हुए देख तो नहीं लिया, लेकिन वो शायद आधी नींद में थी। वो फौरन से किचन के अंदर आई और बोली, ये दूध सच में मुझे पीने को दिल कर रहा था और वो मेरे सामने ही उठाकर इसे अपने मुंह से लगाकर पीने ही लगी थी कि मैंने फौरन से हाथ मारकर इस गिलास को दूर फेंक दिया। गिलास टूटने की आवाज़ से चाची अंदर से भागती हुई आई और बोली, क्या हुआ, इतनी जोर से किस चीज़ की आवाज़ थी। मैंने कहा वो गिलास गिर गया। फिर मैं निम्रा को लेकर अंदर चला गया। मैंने सोचा कि मैं अगले दिन चाची से ज़रूर इस बारे में बात करूंगा। जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं क्यों दोषी ठहरूं। अगले दिन मैंने हिम्मत करके बात करने की ठान ली। अभी मैं इनसे बात करने ही जा रहा था, तभी मासी भागती हुई आई और चाची और चाचा के सामने कहने लगी, साहब जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मेरे अंदर खतरे का अलार्म बजने लगा। यकीनन वो कुछ बताने जा रही थी। फिर उसने आहिस्ता से करके सारी बात बता दी। एक कयामत सी थी जो मुझ पर गुजर गई। चाचा चाची हैरान कुन नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। इस वक्त शुक्र था कि निम्रा वहां मौजूद नहीं थी। चाची ने फौरन से मासी को वापस क्वार्टर में भेजा और मुझे अपने कमरे में ले गई। दोनों ने मुझसे मिलकर सवालात किए। मैंने इन्हें साफ साफ सारी बात बता दी और कहा कि मैं अभी आपको यही बात बताने वाला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस बात को लेकर। लेकिन यकीन माने मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मुझे इस तरह की कोई बात याद है। मेरा दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। फिर मैंने चाची की तरफ देखा और कहा कि आपको पता है ना, मेरी बहुत पुरानी आदत है, मैं दरवाज़ा अंदर से लॉक करके ही सोता हूँ। चाची बोली, हाँ ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन आखिर दरवाज़ा खोलकर वो अंदर कैसे आई। मैंने कहा मुझे कुछ इल्म नहीं है। दोनों को मुझ पे भरोसा था, शुक्र है वो भरोसा टूटा नहीं। चाची ने कहा कि ठीक है, ये बात अभी निम्रा के सामने मत करना, हम देखते हैं कि क्या करना है। वो सच कह रही है या झूठ, इस बात का फैसला तो अब करना ही पड़ेगा। अगले दिन हम सब बहुत ज़्यादा परेशान रहे। इस वाक़ये को गुजरे कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन चाचा और चाची भागे भागे मेरे कमरे में आए और बोले, बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है, ज़रा बाहर आना। मैं हैरान हुआ कि वो निम्रा के सामने क्यों नहीं बात कर रहे। फिर मैं समझ गया कि शायद इस बारे में बात करना चाहते हैं। निम्रा कुछ देर पहले ही किसी काम से किचन में गई थी और अभी वापस आई थी और बिल्कुल सोने वाली थी। इसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। मैंने इसे कहा कि तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। मैं चाचा चाची के साथ इनके कमरे में आ गया तो चाची ने मुझे कहा कि बेटा
मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें कैसे ये सब बताऊं, लेकिन अभी मैंने और तुम्हारे चाचा ने निम्रा को मासी से बात करते हुए सुना। ये सारा प्लान इसी का था और मासी हामला नहीं है, हमने खुद अपने कानों से सुना। हम जानते हैं शायद तुम्हें यकीन ना आए, इसलिए हमने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया। ये देखो, वीडियो भी है और रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने फौरन से मोबाइल मेरे सामने किया। मैं वीडियो खोलकर देखने लगा। निम्रा इससे कह रही थी, क्या तुमने काम पूरा किया? और वो उसे अच्छे खासे पैसे भी दे रही थी। और फिर मासी ने इसे सारी बात बताई कि हाँ, मैं साहब के कमरे में चली गई थी, अंदर से लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैंने जो चाबी आपने दी थी इससे खोल लिया। और अगली सुबह जब वो उठे तो मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने इन्हें इस बात का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो खुद मुझे यहाँ लाए थे, और ये भी कहा कि मैं हामला हूँ। लेकिन बाजी, अगर इन्हें पता चल गया कि ये सब झूठ है और मैं हामला नहीं हूँ, फिर तो आगे से निम्रा ने कहा कि इस बात पे परेशान मत हो, कुछ दिन बाद तुम नौकरी छोड़कर चली जाना। बस तुमने चाचा चाची को ये सब बात बता दी है ना? तो मासी बोली हाँ। यहाँ तक वीडियो ख़त्म हो गई। मैंने हैरान नज़रों से दोनों की तरफ देखा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसा करेगी, लेकिन आखिर उसने ये सब किया क्यों? वो हामला थी, इसलिए हम सभी से आराम से बात करना चाहते थे। अगली सुबह चाची ने इसे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर में इसके माँ बाप भी पहुंच गए, क्योंकि इन्हें भी हमने रात को ही फ़ोन करके बुला लिया था। और बिना कुछ कहे चाचा ने मोबाइल इनके सामने रखा और वीडियो चला दी। सब दम बखुद वीडियो देख रहे थे। जैसे ही वीडियो ख़त्म हुई, उसकी माँ ने गुस्से से एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा। इस थप्पड़ की गूंज से मेरे तो कान ही फट गए थे। लेकिन असल खेल तो तब सामने आया जब निम्रा चीखती हुई उठी और बोली, ये थप्पड़ आपने मुझे क्यों मारा है? खुद को मारे ना, ये सारा प्लान तो आपका ही था ना। चाची ने हैरत से अपनी बहन को देखा तो वो अपनी जगह पर बैठ गई और सबको बताने लगी कि हम सौतेली बहनें थीं। बचपन से ही मैं हर चीज़ में अपना और इसका मवासना करती थी। बचपन ही से मैं हर चीज़ में अपना और इसका मवासना करती आई और अपने दिल में इसके लिए नफ़रत पाल ली, और यही नफ़रत मेरी बेटी के दिल में भी है। मैं चाहती थी कि तुम लोगों से बदला लूं। फिर आगे निम्रा ने बोलना शुरू किया कि बचपन ही से अम्मी आप लोगों के बारे में मेरे दिल में नफ़रत भरती रहीं। जब रिश्ता आया तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है बदला लेने का। मुझे अपनी माँ की आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी और इस मासी को पैसे दिए ये सब करने के लिए। मैं चाहती थी कि इसका किरदार सबके सामने आ जाए, आप दोनों भी बदनाम हो, पूरा ख़ानदान आप लोगों पर थू थू करे। वो दिन तो हम सब के लिए गोया क़यामत का दिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या फ़ैसला करूं। फिर मैंने चाची से कहा कि निम्रा को डिलीवरी तक यहीं रहने दें, इसके बाद मैं इसे तलाक देकर यहाँ से भेज दूंगा। मैंने इसे एक अलग कमरे में शिफ्ट करवा दिया और मासी को भी पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो आइंदा किसी और का घर खराब ना कर सके। मैं चाची और चाचा हम में से कोई भी निम्रा से बात नहीं करते थे, बस चुपचाप इसके सामने खाना रखते थे और इसकी ज़रूरत की चीज़ें इसे पहुँचा देते। इससे ज़्यादा हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमारे यहाँ जब बेटी की पैदाइश हुई तो मैंने निम्रा को तलाक दे दी और बच्ची को अपने पास ही रख लिया। मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन निम्रा की बेवफाई और धोखेबाजी ने मेरा दिल कई टुकड़ों में बांट दिया था। चाची ने एक दिन मुझे समझाया कि मेरी बच्ची को माँ की ज़रूरत है, इससे बेहतर है कि तुम अब शादी का सोचो। मेरे सब दोस्तों ने भी मुझसे इस बारे में बात की। फिर एक दिन मेरा दोस्त बोला, क्यों ना तुम रिमशा से शादी कर लो। देखो, अब तक उसने तुम्हारे इश्क में शादी नहीं की। वो अच्छी और सच्ची लड़की है। इसकी बात भी माकूल थी। एक दिन चाची से बात की और इसके घर भिजवाया। उन्होंने वहां जाकर रिश्ते की बात की और 1-2 मुलाकातों में ही रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मुझे नहीं पता कि अब मेरा दिल कभी मोहब्बत कर सकेगा या नहीं, लेकिन रिमशा मेरे लिए अच्छी हमसफ़र। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।